हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 दोस्तों और 4.0 के तहत हम लोग 9th-10th के लिए सामाजिक विज्ञान का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका पॉलिटी रहेगा दोस्तों। 80 क्वेश्चन का ये सीरीज है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। न्यू सेट है दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म सर अभी निकाले हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके 1 से 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना क्या है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? तांबा के लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। 72 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण आपका उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान है दोस्तों। क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 में है दोस्तों कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य दोस्तों। कितने राज्य करते हैं? 5 राज्य। कौन कौन करते हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा, तो हम बताते हैं आपको कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। देखिए, बांग्लादेश से जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो आपका हो गया है दोस्तों, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, देखिए दोस्तों भारत का पूछा है 5 राज्य, तो समुद्री सीमा बता रहे थे। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब समुद्री सीमा 7 देश भारत से लगते हैं दोस्तों। 5 राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। बांग्लादेश से जो सीमा साझा करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा शिखर है। तो अरावली की पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइएगा। 1722 मीटर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 में बोला गया है कि मध्य एशिया, यूरोप, पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहते हैं हम लोग स्टेपी। क्या कहते हैं साथियों? स्टेपी कहते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा घास के नाम भी जानिए आप लोग। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं, और उत्तर अमेरिका में पेरी कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका में पंपास कहते हैं दोस्तों। और हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पुस्ताज कहते हैं, और न्यूजीलैंड में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को कैटनबरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास को डाउन्स कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है दोस्तों? तो केरल में सबसे पहले मानसून किस में आता है? केरल राज्य में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है ये आपका गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? तो गिर आपका गुजरात में है। चलिए, शेर के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग। 78 में बोला गया, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में स्थित है दोस्तों। भूमध्य रेखा से भारत जो है कितने डिग्री उत्तर में स्थित है दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है दोस्तों। अगर पूर्वी पूछ लिया जाए तो आप उस समय लगाइएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वन घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका हो जाएगा गुजरात में। वन घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में दोस्तों। कुछ हम लोग अभ्यारण्य जान लेते हैं दोस्तों। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में, गिर राष्ट्रीय पार्क आपका गुजरात में, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, सोमेश्वर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में दोस्तों,
भद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है, अबोहर अभ्यारण्य आपका पंजाब में, डाम्फा अभ्यारण्य आपका मिजोरम में और तमसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आ गया दोस्तों? 5.5 घंटे आगे है। आप लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों? तो हिमालय नदी तंत्र की जो नदियां हैं तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों गंगा हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ये दोनों आपका हिमालय तंत्र की नदियां हैं। कौन कौन दोस्तों? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका बी ऑप्शन होगा दोस्तों, 2 और 3 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 82 में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? थंडर ड्रैगन दोस्तों हम लोग भूटान को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से होते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जंगल आपका 70% जंगल है दोस्तों। भूटान का जो एरिया है दोस्तों वहाँ पे आपका जंगल जो है 70% है दोस्तों। उगते हुए अगर सूरज की भूमि पूछे दोस्तों तो जापान को मारिएगा आप लोग। और स्वर्ण शिवालय, स्वर्ण पैगोड़ा भूमि म्यांमार को भी कहा जाता है दोस्तों। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के नाम से जानते हैं दोस्तों। 20% ऑक्सीजन यहीं पूरा वर्ल्ड में 20% ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, इस जंगल से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है दोस्तों। 84 में बोला गया किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है दोस्तों? तो सफ़ेद शहर उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जानते हैं, उदयपुर को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 85 है दोस्तों। बोला गया भारत का मानक यामांतर रेखा कितना है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों। कितना हुआ? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपका ऑप्शन ए होगा दोस्तों। कौन सा? ए दोस्तों। और ये मानक यामांतर जो रेखा है मिर्जापुर जिले से होकर बहती है और भारत मानक यामांतर से 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। कौन कौन? ये आपको याद रखना है दोस्तों। यामांतर जो मानक यामांतर रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, ये VVI दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आपका यूपी हो गया, फिर MP हो गया, यूपी MP, उसके बाद दोस्तों आप लोग बताइए। यूपी के बाद MP, उसके बाद छत्तीसगढ़ दोस्तों, उसके बाद उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा हो गया। उसके बाद आपका जल्दी बताइए दोस्तों, उड़ीसा के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों, AP। ध्यान रखिए यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP दोस्तों। ये 5 राज्य एकदम कंठस्थ कर लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से देता है दोस्तों, इसमें 2 दे देगा, एक दूसरा घुसा देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, आप फंस जाइएगा, नहीं पूरा याद नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सिंचाई योजना आपका 2014 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? तो 2015 में किया गया था दोस्तों। सिंचाई योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना 2015 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका तेलंगाना में दोस्तों। कहाँ? मंजीरा जो है मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, ये आपका तेलंगाना में है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानिए। मानस नेशनल पार्क आपका असम में है, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, और सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है, और पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र की सीमा पर है दोस्तों। अब वेदांतल अभयारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिम हेमिस नेशनल पार्क है। सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा पूछा तो आपका हेमिस नेशनल पार्क आपका कहाँ पे? लद्दाख में है ये स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? लद्दाख में दोस्तों। अगर सबसे पुराना पूछता दोस्तों तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लगाते। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो MP में है। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं,
और सबसे प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, इसे हेली पार्क भी कहते हैं। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 89 है दोस्तों। गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य देश में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य जो है ये आपका झारखंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? झारखंड में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पलामू झारखंड में ही है दोस्तों। गौतम बुद्ध भी झारखंड में हुआ और साइलेंट वैली ये आपका केरल में है दोस्तों, और पेरियार भी केरल में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो किसके बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगर माउंट एवरेस्ट की लंबाई पूछ लिया जाए दोस्तों तो 8,848.86 मीटर है दोस्तों। अब एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल थी दोस्तों। हिमालय वलित और नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रेणी की विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत शिखर अवस्थित है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 9 डिग्री जो चैनल है ये आपका कहाँ पे स्थित है? 9 डिग्री चैनल दोस्तों ये आपका लक्षद्वीप पे स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लक्षद्वीप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 92 देखिए। कौन सा स्थान केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये स्थान आपका केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। ये खंबात की कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जानते हो। किसको दोस्तों? कन्याकुमारी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 93 दोस्तों। 93 में नेपाल हिमालय विस्तार किन दो नदियों के बीच है दोस्तों? नेपाल हिमालय ये आपका है दोस्तों काली और तीस्ता नदियों के बीच। किसके बीच है? नेपाल दोस्तों काली और तीस्ता के बीच। थोड़ा इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसमें बहुत सा क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखिए पंजाब हिमालय अगर पूछ लिया जाए, हिमालय प्रदेश की विभाजन 4 भागों में दोस्तों। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय दोस्तों। देखिए पंजाब हिमालय अगर पूछ लिया जाए तो आप सिंधु और सतलज नदियों के मध्य बताइए। कहाँ पे दोस्तों? सिंधु सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, काली और सतलज और काली के नदियों के मध्य कुमायूं हिमालय दोस्तों। सतलुज और काली नदियों के मध्य कौन है? कुमायूं दोस्तों। और काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय है, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के मध्य दोस्तों आपका असम हिमालय है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों? कौन सा पर्वतीय स्थल जो है धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये डलहौजी पर्वत दोस्तों। कौन सा? डलहौजी पर्वत दोस्तों। ये डलहौजी के कार्यकाल में स्थापित किया गया था दोस्तों। 1854 में ब्रिटिश गवर्नर जो डलहौजी थे वही स्थापित किए थे दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या बोला जा रहा है? कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? कौन सा औद्योगिक शहर जो है राजस्थान में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका ब्यावर है दोस्तों। कौन सा शहर है? तो ब्यावर शहर जो है राजस्थान में, क्योंकि बेलारी आपका कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। भभुआ भी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका झारखंड में पड़ता होगा दोस्तों भभुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों। कौन सा राज्य संस्कृति एवं भूगोल के आधार पर असमानताओं का चिन्हित करके नहीं बनाया गया दोस्तों? कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था? तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों चिन्हित करके नहीं बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों 97 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है दोस्तों? तो 78% नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व को कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो ये दक्षिण पूर्व में दोस्तों गारो हिल्स है। कौन सा है दोस्तों? सॉरी दोस्तों गारो हिल्स नहीं है। पूर्वी घाट में दक्षिण पूर्व में जो स्थित है ये आपका सेब्रोय हिल्स है दोस्तों। कौन है? सेब्रोय हिल्स है दोस्तों। चलिए सेब्रोय हिल्स जो है आपका दक्षिण पूर्व में पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित है दोस्तों। पूर्वी घाट दक्षिण पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है दोस्तों। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है दोस्तों। और पूर्वी घाट में अनेक पहाड़ियाँ नंदामलाई, वेलिकोंडा, पालीकोंडा, जावेदी और सेब्रॉय दोस्तों। पूर्वी घाट किसी बड़ी नदी का उद्गम नहीं है दोस्तों। पूर्वी घाट बंगाली खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की लगभग समांतर है दोस्तों, जिसके कारण वर्षा अधिक नहीं होती है। मेघालय पठार के पश्चिम भाग में गारो पहाड़ियाँ, तब मध्य भाग में खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों, पश्चिम भाग में मेघालय पठार के। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
99 देखिए, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दोस्तों, ये आपका लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। पूछा गया कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दोस्तों, तो आपका लोहित है दोस्तों। कौन है? लोहित। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 100 देखिए, 100 में बोला गया है 1987 में किन राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाया दोस्तों। तो ये आपका हुआ था कहाँ पे दोस्तों? तो ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। देखिए 1987 में कर्नाटक राज्य में अहिंसक आंदोलन किट्टो हिचको आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नागरिकों के पौधे उखाड़ फेंके और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन 1983 में चलाया गया था दोस्तों। चलिए, चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था। चिपको आंदोलन के नेता थे दोस्तों, चिपको आंदोलन के जो नेता थे चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरी देवी थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे दोस्तों। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में केरल में चलाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 101 का देखते हैं। सिंधु एवं गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर कौन सा शहर बसा? अम्बाला दोस्तों। कौन सा? अम्बाला शहर बसा है, जहाँ पे जल विभाजक मिलती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा और सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी जमाव के कारण बनती है दोस्तों? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी के जमाव के कारण बनती है तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। कौन सी बनती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में कौन से दोस्तों? कर्णाली का जो आध्यात्मिक स्रोत है दोस्तों, ये आपका तांगसपो है दोस्तों। कौन सा? ये मापचा खबांग है दोस्तों। सॉरी, आपका कौन है? मापचा खबांग दोस्तों। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का अध्यारोपित स्रोत कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मापचा खबांग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है दोस्तों? साक्षरता की दर जो सबसे कम है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका दंतेवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पे? दंतेवाड़ा में सबसे कम है साक्षरता की दर दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 बोला गया है संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा निम्नलिखित में किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1981 से 1990 के बीच में। किसको किया गया था? 1981 से 1990 के बीच में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निम्नलिखित किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल स्वच्छता दशक घोषित किया था? 1981 से 1990 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। भारत में शुष्क भूमि और कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों से सीमित है दोस्तों। तो शुष्क भूमि जो दोस्तों 50 से 75 सेमी होता है दोस्तों, यानी 75 सेमी आपका यहाँ पे होगा दोस्तों। 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप दोस्तों। 50 से कम जो वहाँ वर्षा होती है उसे हम अल्प वर्षा क्षेत्र घोषित किए थे और 200 सेमी से अधिक जहाँ होती है उसे हम लोग अधिक वर्षा सेमी कहते हैं दोस्तों। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई। जोधपुर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना 1959 में दोस्तों। भारत में ले सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग 107 देखते हैं। 107 में लगे इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपरणात्मक क्रिया से हुआ। किससे दोस्तों? पवन के अपरणात्मक क्रिया से इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है दोस्तों। 108 में बोला गया कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों को विकसित करती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कछारी मृदा दोस्तों। कौन सी मृदा करेगा ये? सॉरी दोस्तों, फिर से देखिए कौन सी मृदा ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी दोस्तों नीचे वाला रीजन में दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साइड दोस्तों दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों को विकसित होती है तो लाल मृदा दोस्तों। कौन सी मृदा होती है? लाल मृदा दोस्तों। चलिए हम लोग लाल लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होती है दोस्तों। लाल मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मृदा दोस्तों। देखिए दक्षिणी उत्तर प्रदेश पठानकोट पठार और मेघालय के आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में दोस्तों लोहा और एल्युमिनियम तथा चूने के अंश अधिक होता है और नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है दोस्तों। 109 में बोला जा रहा है कि कौन सा पर्वत दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों?
अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है ये आपका खारदुंग दीफू दर्रा दोस्तों। खारदुंगला आपका सिक्किम में दोस्तों, ये आपका कहाँ दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। देखिए दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों और पूर्वी हिमालय भारत, चीन तथा म्यांमार सीमा पर ये स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका मांडले म्यांमार के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराया गया दोस्तों। भारत और म्यांमार के बीच यह एक परंपरागत मार्ग व्यापार के परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है दोस्तों। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय फिर पंजाब पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है दोस्तों और श्रीनगर जास्कर और श्रीनगर कारगिल और लेह श्रीनगर लेह के बीच मार्ग है दोस्तों। खारदुंगला दर्रा ये आपका ट्रांस हिमालय प्रदेश लद्दाख में खारदुंगला दोस्तों, कहाँ पे ट्रांस हिमालय लेह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। 110 बोला जा रहा है साथियों कि 110 में कि लेटराइट मृदा किसकी अधिकता होती है। लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है दोस्तों, तो लोह आयरन ऑक्साइड की दोस्तों। किसकी होती है, लोह और आयरन ऑक्साइड की सबसे अधिक होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पॉलिटिकल देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपका राज व्यवस्था 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 40 क्वेश्चन राज व्यवस्था को देख लेते हैं। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के किस आंदोलन का योगदान रहा दोस्तों। लोकतंत्र स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए किस स्वरूप का आंदोलन योगदान रहा दोस्तों, तो 17वीं सदी के इंग्लैंड के मजदूर आंदोलन का ये योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। 12 में बोला गया किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है दोस्तों। तो उच्च न्यायालय किसी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो ये आपका संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों, संसद के पास है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 113 में दोस्तों बोला गया सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ दोस्तों। बम्बई से सिंध प्रांत का जो निर्माण हुआ था ये आपका किस अधिनियम के तहत हुआ दोस्तों, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ दोस्तों। किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 114 देखिए किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। 115 बोला कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए जो है आपका अनुच्छेद 29 है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद 29 है दोस्तों। 30 में बोला गया है कि अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन संभालने का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 30 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 245 क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है तो दोस्तों कानून बनाना। संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में 117 देखिए। 117 में बोला जा रहा है कि किसके पास लोकसभा का सत्र स्थापित करने की शक्ति है दोस्तों। लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों लोकसभा के सत्र स्थगित करने का अधिकार है उनके पास। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास किस क्रांति का योगदान रहा दोस्तों। तो ये इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति आपका एक से अधिक दोस्तों इसमें हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति दोस्तों 1688 में हुआ था और विलियम तृतीय शासक थे। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद बने थे दोस्तों इंग्लैंड के दोस्तों। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था और रूसी बोल्शेविक क्रांति दोस्तों 1917 को ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 119 में कि ब्रिटेन के वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार दोस्तों किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू आपका किया गया था 1928 में दोस्तों। कब किया गया था, 1928 में। चलते हम लोग आगे चलते हैं। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन के दौरान मजदूरों को मताधिकार की मांगों को लेकर हुआ था दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन किसके लेकर, तो मताधिकार के लेकर हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। 120 बोला जा रहा है कि डैश के वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए।
तो राज्य के नीति निर्देशक थे दोस्तों। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। 121 देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है दोस्तों? तो धन विधेयक आपका 110 अनुच्छेद में दिया गया। किसमें दोस्तों? 110 अनुच्छेद में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों? तो लिखित और विस्तृत संविधान है दोस्तों। द्विस्तरीय सरकार है दोस्तों। द्विस्तरीय जो है यही आपका नहीं है। यहाँ पे द्विस्तरीय सरकार आपका विशेषता नहीं है दोस्तों। ये दोनों है तो आपको नहीं पूछा तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान 3 स्तरीय शासन प्रणाली का है। एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार दोस्तों। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था, लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और 326 के तहत भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी किया गया था साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे दोस्तों? तो आपका गणेश वासुदेव मौलांकर थे दोस्तों। आपका बी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो मीरा कुमार मारिएगा। और लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला अभी 17वीं थे दोस्तों, 18वीं अभी चल रहा है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आपका एम अनंत सैनम अयंगर थे। और प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। और लोकसभा का पहला सत्र जो अगर पूछ लिया जाए तो 13 मई 1952 से शुरू हो गया था लोकसभा का पहला सत्र। तो कब? 13 मई 1952 से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 124 देख लिया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बोला गया दोस्तों? संघ की राजभाषा। किसके बारे में दोस्तों? संघ की राजभाषा, मतलब हिंदी को दोस्तों संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी रूप में माना गया दोस्तों। संविधान भाग 17 के था दोस्तों। 343 से 351 तक भाषाओं का वर्णन किया गया। चलिए हम लोग 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रीय संबंधित है। 69 दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद का निर्माण कर 79 में दोस्तों। 153 में राज्यपाल पद प्रावधान किया गया अनुच्छेद 153 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 125, किस भारतीय संविधान के DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो ये आपका आयरलैंड से। किससे संबंधित प्रेरित है दोस्तों? आयरलैंड से। चलिए हम लोग 126 देखते हैं। म्यांमार किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा है दोस्तों म्यांमार में? तो राजा के विरुद्ध दोस्तों सैनिक के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सैनिक के विरुद्ध वहाँ जन संघर्ष चल रहा है दोस्तों म्यांमार में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बोला गया है 117 देखिए। 117 में बोला गया कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? रूस के संविधान से आपका प्रेरित है मौलिक कर्तव्य दोस्तों। कौन सा है? मौलिक कर्तव्य साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में दिया गया है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया था? संसदीय सरकार की अवधारणा आपका इंग्लैंड से लिया गया था। 119 देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज दोस्तों। ये कब रखा गया? तो 1957 में दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अशोक मेहता दोस्तों 1977 में रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। और रॉयल कमीशन आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 देखते हैं दोस्तों। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला दोस्तों? वित्त मंत्रालय का कार्यभार। तो दोस्तों उस समय अंतरिम सरकार 1946 वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में किसने संभाला था दोस्तों? तो लियाकत अली खान थे दोस्तों। कौन थे? लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 131 दोस्तों। भारतीय संविधान की अनुसूची राज्यों के नामों और उसके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम में दोस्तों। किसमें होगा? प्रथम में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 132 देखिए, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित किस मामले में संबंधित है दोस्तों? तो ये प्रस्तावना के
का उत्तरदायित्व के मामले से संबंधित है। किसके दोस्तों? प्रस्तावना के उत्तरदायित्व के मामले से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 को देखते हैं। 133 में बोला गया, भारतीय संविधान निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह बोला गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 में दोस्तों। क्या बोला? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 में ये बोला गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, भारत के संविधान सभा डैश गठित हुए थे दोस्तों? 1946 में गठित हुई। कब दोस्तों? 1946 में गठित हुई थी। भारतीय संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान सभा पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक पूछा जाए 24 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए 135, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एक आंदोलन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एक आंदोलन का क्या उद्देश्य है? तो लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना, शासक को बदलना। तो आपका उद्देश्य दोस्तों सभी हो जाएगा दोस्तों। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष आंदोलन का उद्देश्य है कि लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना और शासक को बदलना दोस्तों। आपका तीनों इसमें दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 136 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष डैश को संसद के बजट पेश किया गया दोस्तों। प्रत्येक वर्ष डैश को संसद 1 फरवरी को पेश किया जाता है बजट संसद में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 137 देखते हैं दोस्तों। राजा वीरेंद्र 137 में बोला गया दोस्तों कि राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी दोस्तों? ये 2002 में किए थे। कब किए थे दोस्तों? 2002 में दोस्तों पूर्ण रूप से क्या किए थे? राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग करके पूर्ण राजशाही की घोषणा 2002 में किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में दोस्तों तो 1/3 सीटें आरक्षित है दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 139 देखिए, डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों। तो आर्थिक न्याय दोस्तों किसका? वितरित सामाजिक और आर्थिक दिया गया। तो आप लोग क्या मारिएगा? तो देखिए आर्थिक का दिया गया, सामाजिक का भी दिया, लेकिन वितरित न्याय का उल्लेख आपका नहीं किया। नहीं का नहीं आपका ए होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 104 देखते हैं दोस्तों। 104 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्ताव किया गया था? 75वां संविधान संशोधन में दोस्तों। किसमें किया गया था? 75वां संविधान संशोधन में बोला गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन में राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्ताव 75वां में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया है 141 में भारतीय संविधान की महिला प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी संविधान सभा में दोस्तों? तो 15 महिला प्रतिनिधि की संख्या दी। 142 देखिए, किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया दोस्तों? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ पे? अमेरिका में दोस्तों। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है। कहाँ पे? अमेरिका में दोस्तों, USA में दोस्तों। इसलिए इसमें कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, किसने कहा आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिक है? आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है दोस्तों। ये बोले थे अरस्तु दोस्तों। कौन बोले थे दोस्तों? नहीं, अरस्तु नहीं बोले दोस्तों, ये गलत आपका हो जाएगा। आपका लॉस्की बोले थे। लॉस्की बोले थे दोस्तों कि आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। अरस्तु द्वारा लिखा गया पुस्तक है दोस्तों द पॉलिटिक्स। अरस्तु क्या लिखे थे? द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखे थे। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, किसने कहा वह व्यक्ति किसी राज्य की विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार
है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट दोस्तों। किसने कहा कि वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। अरस्तु बोले थे दोस्तों। किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का दोस्तों। अरस्तु सिकंदर के गुरु और प्रधानमंत्री दोस्तों। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने लिखा दोस्तों? तो अरस्तु ने लिखा था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, राजमन्नार समिति किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो ये आपका तमिलनाडु के द्वारा नियुक्त किया गया था। राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया था 1969 में दोस्तों। कब किया गया था? 1969 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका अब सेशन लास्ट होने वाला है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। 146 देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका है दोस्तों अनुच्छेद 7 दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 7। फिर से देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित? अनुच्छेद 7 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 47 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल कितना है दोस्तों? तो 6 वर्ष। जो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो दोस्तों। संघ लोक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल ये है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 148 बोला गया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है दोस्तों? ये आपका भाग 16 में है दोस्तों। किसमें? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों? ये भाग 16 में बोला गया। किसमें दोस्तों? भाग 16 में। 330 से 342 तक वर्णन किया गया अनुच्छेद में दोस्तों। 330 में दिया गया लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और 331 में अंग भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व था दोस्तों, जो अभी कैंसिल कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 332 में राज्य की विधानसभाओं का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण है। और 333 में दोस्तों राज्य की विधानसभाओं में अंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का वर्णन, ये भी कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग अब भाग 15 में दिया गया 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया दोस्तों। भाग 17 में आपात उपबंध आपका भाग 17 में दोस्तों। भाग 16 में राज्य भाषा और अन्य राजाओं। भाग 17 में दोस्तों क्या दिया? भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 17 में राजभाषा और अन्य भाषाओं का वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 60 और 69 है दोस्तों। 69 है, 60 और 69 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 150 में देखिए, कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय आपका नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। और यह एक संवैधानिक स्वशायत निकाय, क्या सांविधिक स्वशायत निकाय दोस्तों। कैसा है? एक सांविधिक स्वशायत निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन दोस्तों 280 अनुच्छेद के तहत किया गया था। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों।